कहानी के पार्ट 3 में हमने देखा था कि सुमेध अचानक शादी वाली रात को किसी मरीज का ऑपरेशन करने का बोलकर घर से निकल गया था। लेकिन वो सुबह तक भी घर नहीं आया था और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब आखिर सुमेध के साथ क्या घटना हुई थी, ये बताएंगे रणवीर, जो सुमेध को ढूंढने गया था। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज का लाइक टारगेट 100 है। पूरा होते ही अगली कहानी आ जाएगी। अब रणवीर घर पर आ गया था। तभी पूरा परिवार उसके पास गया। सुनीता ने पूछना शुरू किया कि कहाँ है सुमेध। क्या बोला उसने? फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी उसकी। तभी रणवीर बोला, नहीं माँ, भैया हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं थे। फिर आते समय मैंने रास्ते में पता किया तो पता चला कि अ, रात को एक गाड़ी खाई में गिर गई थी और खाई गहरी होने के कारण बॉडी का मिलना नामुमकिन है। फिर मैंने गाड़ी का पता किया तो सिया रोने लगी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, तो क्या? तो रणवीर बोला, तो वो गाड़ी सुमेध भाई की थी। ये बोलते ही रणवीर भी रोने लगा और पूरा परिवार वहीं का वहीं टूट सा गया था। सिया तो टूट कर बिखर सी गई। सुनीता जी ने बोलना बंद कर दिया और पूरे परिवार की हालत खराब हो गई। ये हादसे को 1 महीना बीत चुका था और सारा परिवार जैसे तैसे एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सिया ने ना खुद को संभालने की कोशिश की और ना ही सुमेध के बिना जीना सीखा। अब सिया को किसी से कोई मतलब नहीं रह गया था। पूरे दिन वो कमरे में ही बिताती और पूरा समय वो सुमेध की चीजों को, तो कभी सुमेध के कपड़े ठीक करती रहती। देखते देखते ये हादसे को 1 साल बीत गया। अब घर का माहौल बदल सा गया था। अब इस घर में खुशियों का नामो निशान नहीं था। अब आर्थिक तंगी भी रहने लगी थी, क्योंकि अब पहले की तरह महंगी चीजें खरीदना मुश्किल सा था। सबने एक साधारण सी जिंदगी जीना शुरू कर दी, क्योंकि अब ज्यादा पैसे लोगों के इलाज में चले जाते थे। क्योंकि अब सुनीता जी सिर्फ दवाइयों पे ही जी रही थी। अब सुनीता जी ज्यादा बीमार ही रहा करती थी और मास्टर जी की भी उम्र होने के कारण वो भी बीमार होने लगे थे और साथ ही साथ दादी जी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। इस 1 साल में घर की पूरी काया बदल गई थी। रिद्धि कॉलेज में किसी को पसंद करती थी तो उसने 2 महीने पहले उससे कोर्ट में शादी कर ली और रणवीर और विजय में अब बनती नहीं थी, क्योंकि घर के खर्चों में अब दोनों को ज्यादा पैसे देने पड़ते थे और संजना और सोनम आज भी एक दूसरे से मिलकर रहती थी और पूरा घर संभालती थी। और सिया इन 1 साल में कई बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी थी और हर बार किसी न किसी ने उसे बचाया है। एक दिन शाम हुई और सिया छत पर खड़ी थी, जहां पर सुमेध और वो बैठते थे, और वहां से सिया कूदने ही वाली थी कि सुनीता ने उसका हाथ पीछे से खींचा, उसे अपने सीने से लगाया और बोली, क्या करे हो बेटा? सिया रोने लगी और बोली, माँ, हम मर जाना चाहते हैं। हर एक कोने में उनकी यादें हैं। कहाँ छिपे हम? रोड से लेकर घर के हर एक कोने में वो हमारे साथ है। हमने भी उन्हें मार दिया। हमने ही वो फोन उठाने को कहा था और हम उनसे छिप कर मिलते थे, उनके आपके मना करने के बाद भी। इसलिए ऐसा हुआ ना? माँ बताइए ना, सब हमारी गलती है। हम अब कैसे जिए? आप ही बताए ना, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। सिया को देखकर सुनीता जी भी रोने लगी और सिया को संभालने की कोशिश करने लगी और सिया अपने साथ अपने कमरे में ले आई और उनको सुला दिया, क्योंकि सिया ना तो सोती थी और ना ही खाती थी। उसे सुनीता जी को खिलाना पड़ता था। फिर सुनीता जी ने मास्टर जी से कहा, सुनिए, याद है आपको, सुमेध ने कहा था कि वो सिया को आगे बढ़ता देखना चाहता है और वो सिया को पुणे भेजना चाहता था, ताकि सिया अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और जिंदगी में आगे बढ़े। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 24 साल की है। उसके आगे की पूरी जिंदगी पड़ी है। तो मास्टर जी बोले कि हाँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी सुनीता जी बोली, सिया के रहने और मेरे सिया के गहने और मेरे गहने बेचकर पैसे आ जाएंगे और सुमेध का इंश्योरेंस भी क्लेम करवा दीजिए।
उस पे उसकी पत्नी का हक है। ये सुनकर मास्टर जी कहने लगे, ठीक है, तुम सिया को मनाओ क्योंकि वो नहीं मानेगी। ये कहकर मास्टर जी बाहर चले गए। सिया जब नींद से उठी तो सुनीता जी वहीं बैठी थी। फिर सिया ने सुनीता जी से माफी मांगी तो सुनीता जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम पुणे इंजीनियरिंग करने चली जाओ, क्योंकि सुमेध की इच्छा यही थी। तभी बीच में सिया बोल पड़ी, बस माँ, हम सुमेध जी की यादों को छोड़कर नहीं जा सकते, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है। तो सुनीता जी बोली, देखो बेटा, सुमेध की भी यही इच्छा थी, और तुम घर की हालत तो देख ही रही हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ करो, ताकि घर के हालात सही हो जाए, क्योंकि कब तुम्हारे पापा की भी। सिया ये सुनकर रोने लगी और बोली, बस आगे मत बोलिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेले कैसे रहूंगी वहां पर। आप भी हमारे साथ चलिए ना, ताकि आप भी शायद उन्हें भूल पाए। वहीं दरवाजे पे खड़ी संजना और सोनम सब सुन रही थी। फिर सिया वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। वहां सोनम और संजना सुनीता जी के पास गई और बोली, माँ, हम दोनों कभी इस घर को बंटने नहीं देंगे। और फिर आर्थिक स्थिति भी संभलने लगी। फिर फिर आप सिया को परेशान मत कीजिए। तो सुनीता जी बोले, मुझे तुम दोनों पे भरोसा है बेटा। सिया को मैंने ये सब इसलिए बोला ताकि वो यहाँ से निकल पाए और सुमेध को भूलकर आगे की जिंदगी में अपने कदम को आगे बढ़ाए। लेकिन वो ये समझ गई, इसलिए उसने मुझे कहा कि आप भी चलिए, शायद आप भी सुमेध को भूल पाए। एक हफ्ते के बाद मास्टर जी ने सिया के लिए सारा इंतजाम कर दिया था, और साथ में सुनीता जी के लिए भी। और अब सिया और सुनीता जी जाने के लिए तैयार थे। वैसे तो सिया जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सुनीता जी के कहने पर वो मान गई। जाने से पहले सुनीता ने संजना और सोनम को बुलाया और बोली, बेटा तुम दोनों घर का ध्यान रखना और मास्टर जी का भी। तो संजना बोली, जी माँ जी, आप निश्चित होकर जाइए। सुनीता जी ने मुस्कुराकर संजना और सोनम के सर पर हाथ रखते हुए बाहर की ओर निकल गई। साथ में सिया को लेकर सुनीता अनजान शहर पुणे पहुंची। वहां किसी रिश्तेदार की मदद से सुनीता ने एक घर किराए पर लिया, और साथ में सिया का एडमिशन भी वहां के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया। सिया का ख्याल सुनीता जी एक माँ की तरह रखने लगी। सुनीता जी सिया को बिल्कुल वैसे प्यार करती थी जैसे कि एक माँ अपने छोटे बच्चे से करती है। सुबह सिया को उठाना और उसे तैयार करके कॉलेज भेजना, और फिर शाम बाजार से सिया की पसंद की चीजों को लाना। और सुनीता की कई दवाइयां बंद हो चुकी थी, क्योंकि सिया को प्यार करते करते सुनीता सब कुछ भूल जाती थी। सुनीता ने धीरे धीरे समय बीतने के लिए वहां सिलाई का काम शुरू कर दिया। सिया भी कॉलेज जाती थी, फिर सीधा घर आ जाती थी। सिया और सुनीता को पुणे आके 1 महीना हो गया था। सिया 10 दिनों से कॉलेज भी जा रही थी, लेकिन सिया कॉलेज में किसी से ना तो बात करती थी और ना ही किसी से दोस्ती की। एक दिन सिया कॉलेज गई और क्लास में पहुंची तो उसने देखा कि कॉलेज में आज पढ़ाई नहीं हो रही थी। फिर सिया को पता चला कि कॉलेज में कोई फंक्शन है, तो सिया वापस घर जाने लगी। तभी उसे एक लड़की मिली जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत ही ज्यादा बोलती थी, और वो सिया से मिलते ही उससे उसका नाम और सब कुछ पूछने लगी। सिया ने उसकी सारी बातों का बस जवाब दिया, और फिर अंजलि बोली, यार तू तो बिल्कुल परी जैसी है, बहुत ही खूबसूरत है तू, बिना मेकअप की इतनी अच्छी लगती है। सिया ने अंजलि की तारीफ करने पर कोई जवाब नहीं दिया। तो अंजलि फिर बोली, तारीफ ये थैंक यू बोला जाता है, सीखा नहीं था क्या तूने। सिया ने फिर धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। यह सुनकर अंजलि मुस्कुराई और सिया के मना करने के बाद भी सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर गई। फंक्शन के बीच से सिया कितनी बार जाने के लिए उठी, लेकिन अंजलि ने सिया को कहीं जाने नहीं दिया। तभी अंजलि के कुछ दोस्त आए। अंजलि ने सिया को सबसे मिलाया। तभी एक हाथ सिया की तरफ आगे बढ़ा। हाय, मैं कार्तिक, अंजलि का दोस्त हूँ। सिया उसकी तरफ देखी और दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, हम सिया। कार्तिक ने फिर मुस्कुराते हुए अपने हाथ पीछे लिए। कार्तिक बिल्कुल स्मार्ट, हैंडसम और खूबसूरत सा लड़का था, और उसकी प्यारी सी मुस्कान पे कई लड़कियों का दिल आ जाता था। लेकिन यहाँ तक कार्तिक का दिल सिया पे आ गया था।
सिया का मासूम सा चेहरा और उसके लंबे बाल और उसकी खूबसूरती उसकी सादगी में झलक रही थी। यह देखकर तो किसी का भी दिल सिया पर आ जाए। अंजलि ने सिया के फोन में अपना नंबर सेव कर दिया और बोली, जब भी जरूरत पड़े अपने इस दोस्त को याद करना। मेरे पापा वैसे भी यहाँ के ट्रस्टी है, सारे काम हम लोगों के ही हो जाते हैं। सिया ने फिर कुछ नहीं बोला और वहां से चली गई। बहुत सारे अंजलि के दोस्त थे, जिसने अंजलि को कहा, इस लड़की के तेवर देखे तुमने, ऐसे घमंड दिखा रही थी। अंजलि ने सबको डांटते हुए कहा, मैं सिया के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, और अगर किसी ने ये करने की कोशिश की तो आगे से मेरी मदद किसी को नहीं मिलेगी। ये कहकर अंजलि वहां से चली गई। कार्तिक जितना अच्छा दिखता था, उतना ही ज्यादा दिल फेंक इंसान भी था। कार्तिक और अंजलि 1 साल सीनियर थे, जो फेल होकर अब सिया के क्लास में ही थे। इन 12 महीनों में कार्तिक ने 24वीं गर्लफ्रेंड बनाकर रखी थी। कॉलेज में कार्तिक बिल्कुल हीरो जैसे घूमता रहता था, क्योंकि उसके पापा भी एक बिजनेसमैन थे, तो उसे पैसों की तो कमी नहीं थी और ना ही पैसों की वैल्यू थी। अगले दिन कार्तिक अंजलि के पास गया और बोला, अंजलि यार, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, तुम क्यों नहीं मिलवाती मुझे उससे? अंजलि ने कार्तिक की ओर नाराजगी से देखा और बोला, मैं समझ रही हूँ तू किसकी बात कर रहा है, और तू उससे दूर ही रहना, क्योंकि तेरे जैसे लड़के को उसके आस पास में भटकने ना दूं मैं। तो कार्तिक बोला, मैं खुद नहीं मिल लूंगा, मैं खुद ही मिल लूंगा। तभी अंजलि गुस्से में बोली, सोचिएगा भी नहीं, मैं होने नहीं दूंगी। तो कार्तिक बोला, तू क्या रिश्तेदार है उसकी? अंजलि मुस्कुराई और बोली, उसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये बहुत ही सिंपल है, मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाना चाहती हूँ, और जि, तू जिसकी हर हफ्ते गर्लफ्रेंड ही बदलती रहती है, उसे मैं सिया के आसपास भी ना आने दूं। तभी कार्तिक बोला, क्या बात है, मतलब हम दोस्त नहीं हैं? तो अंजलि बोली, चल निकल यहाँ से, ड्रामे मत कर। यह सुनकर कार्तिक बड़ी ही मासूमियत से बोला, अंजलि यार, कर दे मदद, बिल्कुल ट्रू वाला लव हुआ है। तो अंजलि बोली, अच्छा चल ठीक है, फिर मैं मदद करूंगी, लेकिन उस दिन, जिस दिन मुझे ये भरोसा हो जाए कि तू उसके काबिल बन गया है। बाकी जो 24 महिला मित्र तुम्हारी उसे दूर रहा। ये कहने के बाद अंजलि वहां से चली गई। तभी कार्तिक को गेट से अंदर आती सिया दिखी, और उसके साथ सुनीता जी, जो उसे कॉलेज छोड़ने आई थी। फिर सिया अंदर आई और कार्तिक दौड़ता हुआ सिया के पास पहुंच गया। सुनीता जी ने बाहर से कार्तिक को सिया के पास आते देखा, फिर वो घर के लिए लौट गए। तो कार्तिक सिया से बोला, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? तो सिया बोले, नहीं, आप कौन? तो कार्तिक बोला, क्या यार, कल ही मिले हो और आज तुम भूल ही गई मुझे। तभी सिया बोली, माफ कीजिएगा, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है, हमें जाने दीजिए। तो कार्तिक बोला, लेकिन मेरी बात तो सुनो। उतने में वहां अंजलि आ गई और सिया से आकर मिली। सिया ने अंजलि के साथ अच्छे से बात की, फिर अंजलि के साथ क्लास करने चली गई। कार्तिक भी उसके पीछे क्लास करने चला गया। कुछ समय के बाद क्लास खत्म हो गई थी और सब कैंटीन जाने की सोच रहे थे। फिर अंजलि ने सिया को चलने को कहा, लेकिन सिया ने मना कर दिया और बोली कि दूसरी क्लास शुरू होने तक मैं यहीं क्लास में रहूंगी। अंजलि ने सिया की बात सुनी और सबके साथ कैंटीन चली गई। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि सिया बेंच के ऊपर खड़ी है और नीचे कुछ लड़के उसे देखकर हंस रहे हैं। मतलब कि वो लोग सिया की रैगिंग कर रहे थे। यह देखकर कार्तिक को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे सबको मारना शुरू कर दिया। फिर अंजलि के सारे दोस्तों ने मिलकर वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद वहां पर सारे प्रोफेसर आ गए और सब कुछ संभालते हुए सबको ऑफिस में आकर मिलने को कहा। सिया तो वैसे भी बहुत छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी, और उस दिन भी जब उसे ऑफिस में पूछा गया तो उसने ये कह दिया कि कुछ नहीं हुआ और वो लड़के मेरे साथ कुछ नहीं किया। यह सुनने के बाद अंजलि और अंजलि के सारे दोस्तों को 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सारे दोस्त अब सिया से नाराज हो गए थे और कईयों ने उसे डांटा भी। सबकी बातों से परेशान सिया वहां से भागते हुए घर आ गई और अपनी माँ के गोद में सर रखकर रोने लगी और कहने लगी कि अगर सुमेध जी होते तो सब कुछ ठीक कर देते।
मैंने सबको फंसा दिया। उतने में सुनीता जी की नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां पर अंजलि और कार्तिक खड़े थे। फिर सुनीता जी ने सिया को चुप कराया और अच्छे से बैठने को कहा। अंजलि और कार्तिक को अंदर आकर बैठने को कहा। सुनीता जी ने देखा कि कार्तिक के चेहरे पर कई जगह चोट लगी है, तो उसने उसके लिए दवाई लाई और उसको दिया। फिर अंजलि ने सिया का हाथ पकड़ा और बोला, तुम डरो मत सिया, कुछ नहीं हुआ है। सारे दोस्तों ने अभी गुस्से में ऐसा वैसा बोल दिया, लेकिन वो लोग भी तुमसे मिलने आएंगे पक्का। सिया ने कुछ नहीं बोला और अपना सर नीचे किए बैठी रही। तभी अंजलि ने कहा, आंटी ये सुमेध कौन है? और सिया इतनी डर गई जैसे कि ये कभी इसे दिखी ना हो, या फिर इसे किसी बात का सदमा लगा है। तभी सिया बोल पड़ी, सुमेध हमारे पति है। अंजलि और कार्तिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी सिया ने शुरू से बताना शुरू किया। सब बताने के बाद सिया ने कहा, हम अब किसी और का ख्याल अपने मन में नहीं ला सकते। दिल से जुड़े हैं हम सुमेध जी से। दिल का गठबंधन हुआ था, वो भी उसी दिन जिस दिन उन्होंने हमें सिंदूर लगाया था। और सारी से बंधा गांठ शायद खुल जाए, लेकिन दिल से बंधा गांठ कभी नहीं खुलता। ये सुनकर अंजलि बोली, लेकिन वो चले गए। सिया अब तुम आगे बढ़ो। तो सिया बोली, वो चले गए हैं आपके लिए और बाकियों के लिए, लेकिन हमारे लिए हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। यहाँ भी सिर्फ उन्हीं के लिए आए हैं हम। उन्हीं की इच्छा थी कि हम पढ़े। सिया की कहानी सुनकर अंजलि और कार्तिक दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर सिया ने देखा कि दरवाजे पर बाकी के दोस्त भी खड़े थे और उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। फिर सिया ने उन सब से माफी मांगी और बोली, हमारी गलती की वजह से आप लोगों के साथ गलत हो गया, हमें माफ कर दीजिएगा। सबने सिया को माफ कर दिया। फिर सिया ने कहा, अगले 15 दिन के नोट्स हम आप सबको भेज दिया करेंगे। सब सिया की इस बात पे मुस्कुरा उठे। फिर सारे वहां से अपने अपने घर के लिए निकल गए। अगले दिन से अंजलि रोज हर शाम सिया से मिलने आया करती थी। रोज सिया के लिए नए तोहफे तो कभी कुछ खाने की चीजें ले आया करती थी। देखते देखते सिया अंजलि के साथ बिल्कुल घुल मिल सी गई थी और अंजलि के कारण ही अंजलि के सारे दोस्तों से भी। कॉलेज में सिया को पढ़ते हुए कुछ 6 महीने बीत चुके थे। कार्तिक वह हमेशा सिया में ही खोया रहता था और बाकी लड़कियों की तरफ नजर भी नहीं करता था। एक दिन सिया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी और उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जो उसने पिछले 18 महीनों से उसने नहीं सुना था। वो जल्दी से भागते हुए बाहर आई और देखा कि सुनीता जी पूरे दिल से हंसकर किसी से बात कर रही थी। सुनीता जी को ऐसे हंसते देख सिया के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। फिर कुछ समय के बाद सुनीता जी सिया के बालों में तेल लगा रही थी। तभी सुनीता जी बोली, सिया क्यों ना तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो बेटा, क्यों ना तुम दूसरी शादी। तभी सिया बोली, बस माँ, आगे मत बोलिए, और आगे बढ़ना किसी से शादी कर लेना नहीं होता। और हाँ माँ, गठबंधन मेरा आपसे भी हुआ है, तो आप हमसे ऐसे पीछा नहीं छुड़वा सकते। सुनीता जी ने भी सिया की बात सुनकर उसको प्यार करते हुए बोली, मेरी बच्ची, तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। सिया ने अपना सर ऊपर किया और अपनी माँ का चेहरा पकड़कर बोली, आप भी ऐसे ही खुश रहा करो। आपको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए साथ में कुछ समय बिताए। फिर अगले दिन सुबह हुई। सिया हर दिन की तरह कॉलेज गई। वहीं कॉलेज के गेट पे उसे कार्तिक मिला और बोला, हाय सिया, वो तुमने सुना होगा कि कॉलेज में फंक्शन है और कपल थीम है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो सिया बोली, लेकिन हम कैसे? नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, हमें माफ कर दीजिएगा। कहकर सिया आगे बढ़ी। तभी कार्तिक पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, सिया, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, कल मैं तैयार होकर यहीं कॉलेज के गेट पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद कार्तिक वहां से चला गया और सिया ने भी कुछ नहीं कहा और क्लास के अंदर चली गई। पढ़ाई होने के बाद शाम को सब घर जाने लगे। तभी अंजलि आई और सिया को बोली, तो सिया तुम कल आ रही हो ना? तो सिया ने उसकी तरफ देखा और मायूसी से कहा, हम आना तो नहीं चाहते, लेकिन कार्तिक। अंजलि ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा,
जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। तो अगर तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है तो क्यों ना तुम उसे भगवान का इशारा समझो और आगे बढ़ो। फिर सिया अंजलि से भी कुछ नहीं कह पाई और दोनों अपने घर चली गई। घर पर सुनीता जी सिया को परेशान देखकर पूछ पड़ी, सिया क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? सिया ने फिर सुनीता जी को सारी बात बताई। तो सुनीता जी ने भी सिया को वही कहा जो अंजलि ने कहा था। सुनीता जी ने भी ये कहा कि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो यकीन मानो बेटा, सबसे खुशी मुझे ही होगी। तो क्या तुम मेरे लिए आगे नहीं बढ़ सकती? तो सिया ने फिर सुनीता का चेहरा देखा और मुस्कुराई और उनकी आंखों में देखकर अपना सर हाँ में हिलाया। फिर सुनीता जी ने खुशी से पूछा, तो कपड़े क्या पहने हैं? तो सिया बोली, साड़ी पहननी है। फिर दोनों साड़ी पसंद करने के लिए कमरे में चले गए। अगले दिन सुनीता जी ने कार्तिक को फोन करके बता दिया कि सिया पार्टी में उसके साथ जाने के लिए तैयार है। यह सुनकर कार्तिक बहुत खुश हो गया और श्याम की तैयारी करने लगा। कपड़े और फूल सब का इंतजाम कर लिया उसने, क्योंकि वो श्याम की पार्टी में सिया को प्रपोज करना चाहता था। देखते देखते शाम हो गई और कार्तिक वहीं कॉलेज के बाहर गेट के पास सिया का इंतजार कर रहा था और साथ में उसके सारे दोस्त भी उसके साथ खड़े थे। इंतजार करते करते काफी समय बीत गया, लेकिन सिया का कोई अता पता नहीं था। इसलिए कार्तिक ने अपने दोस्तों को पार्टी में भेज दिया और अकेले बाहर खड़े होकर सिया का इंतजार करने लगा। देखते देखते रात के 11 बज गए और पार्टी भी खत्म हो गई। अब कार्तिक के दोस्त बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कार्तिक अभी भी वहीं खड़ा है, एक जगह से वो हिला तक नहीं। अंजलि और उसके दोस्तों को ये देखकर कार्तिक के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि कार्तिक के साथ जाने के लिए लड़कियां मरती थी। लेकिन आज कार्तिक किसी के इंतजार में हर चीज छोड़ने के लिए तैयार दिख रहा था। कार्तिक अपने दोस्तों की तरफ देखकर वहीं लगी बेंच पे बैठ गया। सारे दोस्त उसके पास गए और उसे घर चलने को कहा। तभी कार्तिक बोला, आंटी ने कहा था यार कि वो आएगी, फिर वो क्यों नहीं आई? आखिर क्या वजह है उसके नहीं आने का? इतना बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अब अंजलि को विश्वास हो गया था कि कार्तिक सिया से बहुत प्यार करता है, क्योंकि कार्तिक की माँ नहीं थी और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर भी वो कभी किसी के सामने रोकर अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहता था। लेकिन वो आज सिया के ना आने पर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। फिर सबने कार्तिक को समझाया। अंजलि ने सिया को फोन भी किया, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर कार्तिक सिया के घर जाकर देखने जाने की बात कही। सारे दोस्तों ने कार्तिक का साथ दिया और कहा कि तुम और अंजलि जाओ और पता करो, इस समय हम सबका जाना ठीक नहीं लगेगा। फिर कार्तिक और अंजलि सिया के घर गए, जहां पर ताला लगा हुआ था। फिर आसपास से पूछा तो पता चला कि सिया सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके पैर में चोट लगी थी। इसी वजह से सुनीता उसको हॉस्पिटल लेकर गई थी। यह सुनकर अंजलि और कार्तिक हॉस्पिटल गए और वहां पर सुनीता जी बैठी थी और सिया को अभी डॉक्टर देख रहे थे। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस थोड़ी सी मोच आ गई है पैर में। तो सुनीता जी बोली, क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर सबको मिलने की इजाजत दे दी। फिर तीनों अंदर गए तो देखा कि सिया बेड पे बैठी है और बिल्कुल ठीक है। ये देखकर कार्तिक की जान में जान आई और फिर कार्तिक सिया के गले से लग गया और भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। कार्तिक फिर अंजलि की तरफ देखकर बोला, देखो मैंने कहा था ना कि मेरी सिया जरूर आती, उसके ना आने की कोई बड़ी वजह होगी। लेकिन सिया चुपचाप बैठी थी और कुछ नहीं बोल रही थी। फिर सुनीता जी सिया के पास बैठी और उसको प्यार किया और बोली, तुम सो जाओ, हम लोग वहीं बैठते हैं, जरूरत पड़ी तो उठा लेते हैं। अब अगले दिन सुबह हुई, वहीं सोफे पर बैठे बैठे अंजलि, कार्तिक और सुनीता जी नींद आ गई थी। जब कार्तिक की आंखें खुली तो उसने देखा सिया बेड पे नहीं है। फिर उसने बाथरूम में देखा तो सिया वहां पर भी नहीं थी। फिर उसने अंजलि और सुनीता जी को जगाया, आंटी उठिए, देखिए सिया यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, बाथरूम में भी नहीं है। अब तीनों उठकर सिया को ढूंढने लगे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी,
इसलिए तीनों सिया को हॉस्पिटल के अंदर ही ढूंढ रहे थे। तभी कार्तिक की नजर हॉस्पिटल के कंपाउंड की तरफ गई। फिर उसने अंजलि और स्नीता जी को कंपाउंड की तरफ उंगली से इशारा किया। फिर अंजलि और स्नीता जी ने देखा कि सिया बारिश में भीग रही है और वो बहुत खुश है। वो किसी पे ध्यान नहीं दे रही थी, पर खुशी से नाचे जा रही थी। उसे अपने पैर की भी परवाह नहीं थी। सिया को इतना खुश देखकर स्नीता जी भी बहुत खुश थी। और फिर स्नीता जी ने कार्तिक और अंजलि से कहा, सुमेध के जाने के बाद सिया ने सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मुस्कुराया, लेकिन आज वो इतनी खुश अपने लिए दिखाई दे रही है। मतलब मेरी सिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है। ये सुनकर कार्तिक स्नीता जी की तरफ देखने लगा। फिर स्नीता जी ने भी कार्तिक की तरफ देखकर बोला, हाँ बेटा, क्योंकि सिया तुम्हारे साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार थी और उसने जिंदगी में आगे बढ़ने की बात पे हामी भी भरी थी। ये सुनकर तो मानो कार्तिक को कुछ कीमती चीज मिल गई हो। वह बहुत खुश हो गया। फिर सुनीता जी ने उसे सिया के पास जाने का इशारा किया और कहा कि जाओ अपनी दिल की बात कह दो उसे। कार्तिक भी अपने कदमों को बढ़ाते हुए सिया के पास पहुंच गया। सिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और खुशी से उसके गले लग गई और बोली, आज हम बहुत खुश हैं कार्तिक। कार्तिक भी खुशी से बोला, मैं भी। उसके बाद कार्तिक भी सिया को बाहों में लेते हुए बोला, आई लव यू सिया। इतना सुनते ही सिया के चेहरे से हंसी गायब हो गई और उसने गुस्से में कार्तिक को जोर से दूर धकेल दिया। दूर रहो मुझसे। इतना कहकर सिया वहां से जाने लगी। तब तक बारिश भी खत्म हो चुकी थी और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अंजलि और स्नीता जी वहां गए और स्नीता जी ने सिया को रोका और बोला, ये क्या बोल रही हो बेटा? कल रात ही तो तुम कार्तिक के साथ। तो सिया बोस तो सिया बीच में ही बोल पड़ी, बस माँ, इस पर अब कोई बात मत कीजिए हमसे। यह सुनकर कार्तिक बिल्कुल टूट सा गया था। तभी अंजलि को कार्तिक की हालत देखकर बहुत बुरा लगा और वो सिया को सुनाने लगी कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये तुमसे कितना प्यार करता है? तुम्हें पता नहीं है, आज तक किसी लड़की ने इसे ना नहीं कहा और ये तुम्हारे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर है और तुम्हारे पति को मरे हुए 2 साल हो गए। भूल क्यों नहीं जाती हो उसे? ये सुनते सिया ने अंजलि के ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन वक्त पे फिर अपना हाथ रोका और जोर से चिल्लाते हुए बोले, नहीं मरे हैं हमारे सुमेध जी, जिंदा है वो। और 2 साल तो क्या, पूरी जिंदगी हम उनका यादों में बिता सकते हैं। ये सुनते ही तीनों के होश उड़ गए। सुनीता जी भी ये सुनकर खुश हो गई और सिया से खुशी से पूछने लगी, क्या सुमेध अभी? सिया सुनीता को देखकर मुस्कुराई और बोली, हाँ माँ, सुमेध जी जिंदा है। हमने उन्हें सुबह देखा था। यह सुनकर सुनीता जी बोली, कहाँ? तो सिया बोली, सुबह जब उठे तो हमने देखा कि आप लोग सो रहे हैं, तो हमने सोचा कि अकेले ही थोड़ा चलने की कोशिश करें। और जब हम बाहर गए तो हम थक गए और थक कर एक वार्ड के बाहर बैठ गए। फिर जब हम उठे तो हमने देखा कि उस वार्ड में सुमेध जी सो रहे हैं। अभी हम मिले नहीं उनसे, चलिए मिलते हैं जाकर। अब सिया और स्नीता जी आगे है और अंजलि कार्तिक उनके पीछे वार्ड में पहुंचे तो स्नीता ने देखा कि सच में सुमेध वहां सो रहा था। सिया और स्नीता जी रोते हुए सुमेध को उठाने लगे। तभी पीछे से अंजलि ने कहा, ये नहीं उठेगा, ये कोमा में है। ये सुनकर सिया और स्नीता जी अंजलि की तरफ देखने लगे और साथ में कार्तिक भी। अंजलि सबको खुद की तरफ देखता हुआ देखी, फिर बोली, जी ये कोमा में है और ये मेरी बहन के पति है, जिनका एक्सीडेंट 2 साल पहले हुआ था और तब से उनका इलाज इसी हॉस्पिटल में हो रहा है और इनका नाम सुमेध नहीं अरविंद है। तो सिया बोली, नहीं अंजलि, ये सुमेध जी है हमारे पति। फिर सिया ने अपना फोन निकाला और उसमें तस्वीरें दिखाते हुए बोली, ये देखो सारे सबूत है हमारे पास। तभी सुनीता जी बोली, बिल्कुल सही, ये मेरा सुमेध ही है। अंजलि ने सारी तस्वीरें देखी और फिर कहा, एक ही आदमी 2 औरतों का पति कैसे हो सकता है? रुकिए, मैं अपनी बहन को बुलाती हूँ। फिर अंजलि ने अपनी बहन को कॉल किया और जब उसकी बहन वहां आई तो सुनीता जी और सिया के होश उड़ गए, क्योंकि सामने प्रियंका खड़ी थी। सिया और सुनीता जी को देखकर प्रियंका भी घबरा गई। तो सिया बोली, तुम प्रियंका की बहन हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये और सुमेर जी तो बचपन के मित्र हैं और तुम तो यहाँ। तभी अंजलि बोली, हाँ शायद इसीलिए, क्योंकि आप लोग जहाँ से हैं
वहाँ मेरा नानी का घर है और दी हमेशा वहीं रही है। अब सिया प्रियंका के सामने आए और उससे पूछने लगी, प्रियंका, सुमेर जी तुम्हारे साथ कैसे? और ये तुम्हारे पति, ये सब चल क्या रहा है? बार बार पूछे जाने पर प्रियंका ने परेशान होकर कहा, हाँ, उस दिन तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मैं बहुत गुस्से में थी और सुमेध को झूठा फोन करवा कर बुलाया और उसका एक्सीडेंट करवाया, लेकिन फिर मैंने उसे बचा लिया। सिया ये सब सुनकर रो पड़ी और बोली, क्या फायदा हुआ तुम्हें? ऐसे सुमेध जी का क्या करोगे जो बोल नहीं सकते, जो तुम्हारे साथ रह नहीं सकते? तो प्रियंका बोली, हाँ, ये तो मैं इसे जानबूझकर ऐसी दवाई देती हूँ जिससे यह ठीक ना हो। तभी सिया बोली, मतलब तुमने इन्हें जानबूझकर ठीक होने नहीं दिया? तो प्रियंका बोली, हाँ, ठीक हो जाएगा तो फिर तुम्हारे पास चला जाएगा। अब सिया बोली, अब सिया गुस्से में बोले, लेकिन इसे खुद के पास रखकर तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो प्रियंका बोली, सुकून मिलता है मुझे, क्योंकि सुमेध अपनी पत्नी की जगह मुझे देने ही नहीं चाहता। ये सुनकर अब सिया को बहुत गुस्सा आ गया था और वो अचानक से चिल्लाकर बोली, तो तुम हमें मार देती, लेकिन तुमने सुमेध जी के साथ ये क्यों किया? तो प्रियंका बोली, तुम्हें मारकर मुझे कुछ नहीं मिलता। याद है आंटी, वो लड़की जिससे सुमेध प्यार करता था, मार दिया था मैंने उसे, लेकिन देखो फिर भी सुमेध मेरा नहीं हो पाया। इसलिए सुमेध को अपने पास रखने का यही एक तरीका था मेरे पास। अंजलि प्रियंका को देखकर बिल्कुल डर गई थी और उसने अपने दोस्त को मैसेज करके पुलिस को लाने को कहा, लेकिन कार्तिक खड़ा बस सारी चीजें देख रहा था। उतने में वहां पुलिस आ गई और प्रियंका को अपने साथ ले गए। फिर सुमेध को दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर ने बताया कि सुमेध को जो दवाइयां मिल रही है उसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहा, जबकि वो ठीक होना चाहते हैं, तो मैं उनकी दवाइयां बदल देती हूँ। बस आप लोग उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। तो कार्तिक बोल पड़ा, ये ठीक कब तक होगा डॉक्टर? तभी डॉक्टर बोला, 6 महीने में भी ठीक हो सकता है, 6 साल में भी। ये कहने के बाद डॉक्टर वहां चले गए। अंजलि ने सिया से माफी मांगी तो सिया ने कहा, तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। अब कार्तिक ने सिया को कहा, अगर कुछ भी जरूरत हो तो याद करना, मैं तुम्हारा दोस्त अभी भी हूं ना? सिया ने मुस्कुराकर हाँ ने अपना सर हिलाया। सुनीता जी ने घर वालों को फोन करके सारी बातें बताई। देखते देखते 6 महीने हो गए और अब सिया पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रही थी। सुनीता जी भी सिलाई कर रही थी, क्योंकि सुमेध के इलाज के लिए अभी पैसों की जरूरत थी। घर से भी संजना और सोनम पैसे बचाकर सुमेध के इलाज के लिए भेजा करती थी, लेकिन फिर भी सिया को बहुत परेशानी हो रही थी। सिया को इतना परेशान देखकर सुनीता जी उसके साथ बैठी और उससे बोली, जब सुमेध मिला तब बहुत खुश थी, लेकिन अब लगता है कि बेकार ही मिल गया है। तुम तो बिल्कुल परेशान सी रहने लगी हो और सुमेध में कोई राहत भी नहीं दिख रहा। ऊपर से घर से भी लोग परेशान हो गए हैं। बेटा, मैं सोच रही थी कि हम लोग सुमेध को देख लेंगे, तुम कार्तिक के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। सिया ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, क्या आप सच में ऐसा चाहती हैं? वैसे हम परेशान इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमें खुशी नहीं मिल रही, बल्कि हम परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि सुमेध जी को आराम नहीं मिल रहा। हमारे सुमेध जी को कितनी तकलीफ हो रही होगी माँ, और आप चाहती है कि हम उनका साथ छोड़ दें, और वो भी इसीलिए क्योंकि वो बीमार है। ऐसा कभी नहीं होगा। और जिस समय गठबंधन हुआ था तभी मन में बिठा लिया था हमने कि अब तो मरने के बाद ही इनका पीछा छोड़ेंगे। तो सुनीता जी बोली, लेकिन तभी बीच में सिया बोल पड़ी, लेकिन कुछ नहीं। और सुमेध जी ने हमारा साथ देने से पहले इतना नहीं सोचा, तो जब हमारी बारी आई तो हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? और माँ, हमें उनसे किसी भी हालत में उतनी ही मोहब्बत है। सुनीता ये सुनकर रो पड़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखते देखते कॉलेज में सिया को 2 साल बीत गए और अब उसकी आखिरी साल चल रहा था। अब सुनीता जी और सिया घर पर स्मेत की देखभाल करते थे और फिर एक दिन स्मेत को होश आ गया। सुनीता जी वहीं सोफे पर सो रही थी, सिया घर पर नहीं थी। तभी टेबल से बहुत कोशिश करने पर स्मेत ने गिलास नीचे गिराया और सुनीता जी की आंखें खुली। उसने देखा कि सुमेध को होश आ गया। सुनीता ने खुशी से
सबसे पहले फ़ोन करके सिया को बुलाया और फिर घर पर फ़ोन करके पूरे परिवार को बताया। सिया ये सुनकर दौड़ी घर आई और उसने देखा कि सुमेध और सुनीता जी एक दूसरे को देख रहे थे। सिया की आंखों से आंसू निकल गए। फिर सिया सुमेध के सामने गई। सुमेध अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस सिया को नीचे बुलाया और उसके आंसू पोंछते हुए उसे इशारे से रोने से मना किया। अब सारे लोग घर से स्मिथ को देखने आ गए थे। सब सब अच्छा लग रहा था। सब बहुत खुश थे। रिद्धि भी स्मिथ से मिलने आई थी और स्मिथ ने उसे माफ कर देने को कहा। धीरे धीरे कुछ समय धीरे धीरे कुछ समय बीतते गए और सुमेर ठीक होते चला गया और सिया की पढ़ाई भी पूरी हो गई। दोनों वहां से वापस अपने घर आ गए और सुमेर वापस अपने हॉस्पिटल के कामों में लग गया। सिया को भी वही अच्छी जॉब मिल गई थी। अब सब पहले जैसा हो गया था। घर पर खुशियां वापस आ गई थी। दोनों एक दिन फिर अपनी गाड़ी में साथ जा रहे थे और रास्ते में आइसक्रीम खाने उतरे और सिया ने पीछे से सुमेध का हाथ पकड़ा। तभी सुमेध पीछे मुड़ा और सिया को देखकर बहुत प्यार से मुस्कुराया और बोला, मैं यहीं हूँ। सिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहीं जाने भी नहीं देंगे हम आपको। ये सुनते ही सुमेध ने सिया को अपने सीने से लगा लिया। तो गाइस कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।